आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसका समय 1320 से लेकर के 1414 तक है। यानी कि अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। और ग्यासुद्दीन तुगलक को हम लोग गाजी तुगलक या फिर तुगलक गाजी के नाम से भी जानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक ने अपने नाम के आगे गाजी लगाया था, यानी कि किस शासक ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और किस समय प्राप्त किया था, तो जब यह दिल्ली सल्तनत का राजा बना तब। अगर हम बात करें कि ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राजा कैसे बना, तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि इससे पहले हमने पढ़ा था खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश में एक राजा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसको कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी हत्या कर दिया उसी का सेनापति खुसरो खां ने। अब जो खुसरो खां जो था, खुसरो खां को भड़काने वाला था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को भड़काया और खुसरो खां ने अपने राजा को मार दिया। और राजा को जब मारा ना, तो वह कहलाया हत्या। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक बोला कि आपका राजा कितना ही खराब क्यों न हो, आपको अपने राजा का मारने का हक नहीं बनता है। इसीलिए ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को मार करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। यानी कि देखिए यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक जो है, यह खुसरो खां को पराजित, यानी कि उसको हरा करके, उसको मार करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का राजा बना और तुगलक वंश की स्थापना किया। अगर हम बात करें तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक की, तो ग्यासुद्दीन तुगलक एक पहला ऐसा राजा था ना, यानी कि सभी राजाओं में, भारत में अभी तक जितने भी राजा हुए, उन सभी राजाओं में यह ऐसा पहला राजा था जिसने कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था। यानी कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक बना था गाजी तुगलक। देखिए, गाजी तुगलक या फिर तुगलक गाजी या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप लोगों को तीनों ही नाम याद करने ही होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के नजदीक ना, दिल्ली आप लोग कभी जाएंगे घूमने के लिए, तो दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में कह सकते हैं एक, मतलब कि एक ना क्षेत्र टाइप का है। और उसका यानी कि दिल्ली में ही एक शहर है, दिल्ली के नजदीक, उस शहर का नाम है तुगलकाबाद। यानी कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, या फिर तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो बताना होगा कि तुगलकाबाद जो शहर है, इसको ना ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और तुगलकाबाद शहर में ही इसने एक दुर्ग बनवाया था, यानी कि इसने एक घर बनवाया कह सकते हैं, एक गुम्बज टाइप का बनवाया, और उस दुर्ग का नाम था छप्पन कोट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि छप्पन कोट की स्थापना किसने किया था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा राजा था जिसने कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किया। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही डीप में पूछ सकता है, पीसीएस लेवल तक ना, इसलिए आप लोगों को सब कवर करके चलना है। अब देखिए, अगर हम बात करें ना कि ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो 1325 में। अब देखिए, इसकी मृत्यु कैसे हुई कि जब यह बंगाल से आ रहा था, कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में ना एक महल था। किसका महल था, लकड़ी का महल था, लकड़ी के का महल था। और इसमें यह विश्राम करने के लिए गया, ऐसे कि नहीं हम सोएंगे तले सदा के लिए सो गया, मतलब कि इसको भगवान जी उठा लिए, लकड़ी का महल है, इसको ऊपर गिर गया ना। यानी कि घर, यानी कि लकड़ी का घर टूटने की वजह से ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और उस लकड़ी के घर को बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि हम लोग जुन्ना खां या फिर उलू खां भी बोलते हैं। अब देखिए, इस लकड़ी के घर को बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर जुन्ना खां, या फिर उलू खां। ये तीनों ना एक ही व्यक्ति का नाम है, देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसलिए आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर, यानी कि ये तीनों ही नाम आप लोगों को याद करने ही होंगे, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिए, अब ये जो लकड़ी का घर गिरा, तो ये तो मर गया कब, 1325 में। 1325 में ये मरा, और 1325 में ही ना मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वह दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वह दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया 1325 में। अगर स्पेसिफिक डेट पूछेगा ना, तो स्पेसिफिक डेट सितंबर के आसपास ना, सितंबर 1325 में ना ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। और सितंबर में ही मोहम्मद बिन तुगलक ना दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया कि गुलाम वंश, तुगलक वंश का समय कब से कब तक का है, तो 1320 से लेकर के 1414 तक है। ठीक है, यानी 1320 से लेकर के
1440 तक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग ना स्वप्नशील या फिर पागल या फिर रक्त पिपासु और बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इसका बुद्धि जो था वो अच्छा था, लेकिन यह अपने बुद्धि का प्रयोग तब करता था जब कोई घटना घटने वाली होती थी, या फिर जैसे यह अपने दिमाग उस काम में लगाता था जिससे कि किसी को फायदा नहीं होने वाला था सिवाय इसके, और इसको भी फायदा नहीं होता था क्योंकि इसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती थी। ठीक है, अब ऐसे पूछता है कि किस शासन को ना दिल्ली सल्तनत के किस शासन को पागल या फिर सनकी राजा के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को देखिए यहाँ पे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु और बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, अब इससे एक और हम लोग थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही मतलब कि ऐसी योजनाएं बनाता था जो कि विफल हो जाती थी। इसने ऐसी अपनी 5 योजनाएं बनाई। कितनी? 5 योजनाएं बनाई, और इसकी सारी योजनाएं क्या हो गई? विफल हो गई। यानी कि इसके जीवन काल की 5 योजनाएं विफल हो गई थी, जिससे कि यह पूरी तरह से अच्छा काम नहीं कर पाया था। काम करने की सोच रहा था खत्म, माने कि योजना ही काम नहीं कर रहा था वहां पे ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, इसने अपने राजधानी, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी। बाद में कहाँ हो गई? तो दिल्ली में आ गई। उसी प्रकार से जब ये दिल्ली में इसकी राजधानी आई तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि दिल्ली से उठा करके अपने राजधानी को ले गया देवगिरी, जिसको कि दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा काम किया था कि इसने किसानों के लिए यानी कि खेती के लिए दीवान अमीर ए कोही नाम का एक विभाग, यहाँ पे विभाग लिख लीजिएगा आप लोग ना, यह एक विभाग है, जैसे होता है ना कोई भी विभाग, उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया था जिसको कि दीवान अमीर ए कोही, कभी कभी दीवान न दे करके अमीर ए कोही भी देगा, तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही टिक करने होंगे। ठीक है, लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, और थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सोने और चांदी के सिक्के को बचाने के लिए अपना एक तांबे का सिक्का चलाया, जिसका कि सांकेतिक मुद्रा नाम दिया। मतलब कि जितने भी सोने और चांदी के सिक्के थे ना, खास करके चांदी वाले सिक्के, मतलब कि उस टाइम पे चांदी बहुत ही कीमती धातु हुआ करता था ना, अभी के टाइम पे भले ही सोना है, तो उस टाइम पे जितने भी सोने और चांदी के सिक्के थे, इन सभी को बंद करवा करके तांबे के सिक्के चलवाए और इस मुद्रा को नाम दिया सांकेतिक मुद्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक मोरक्को का एक यात्री आया था, और उसका नाम था इब्न बतूता। यानी कि इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था। तो क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में ना। और यह यात्री कहाँ का था? तो मोरक्को का था। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता का पुस्तक कौन सा है? तो रेहला इसकी पुस्तक है ना। और इब्न बतूता को क्या किया ना मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में, यानी कि इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में ना मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेज दिया अपना राजदूत बना करके। सबसे पहले यात्री आता है भारत में, कुछ समय तक रहता है, 33 में आता है और 42 में जाता है कहाँ? चीन। किसका दूत बन के? तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बन करके चीन में जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग समझिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ना हरिहर और बुक्का 2 ये भाई थे, और ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। यानी कि इब्न बतूता के आने के 3 साल के बाद इन दोनों भाइयों ने विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। तब तक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु होती है 20 मार्च 1351 को। और 20 मार्च 1351 को ही मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई, कौन? चचेरा भाई ना फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाता है। और फिरोज तुगलक को हम लोग कासिम अमीर उल मोमिन के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने भी ऐसे बहुत काम किए
ना। लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम फिरोज तुगलक के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यानी कि अब यहाँ से शुरू होती है हमारी फिरोज तुगलक का दिल्ली सल्तनत पर राज। अगर हम बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 बड़े बड़े नगरों की स्थापना किया और 300 छोटे छोटे नगरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने 5 बड़े बड़े ना नगर की स्थापना किए और 300 छोटे छोटे नगरों की भी स्थापना करवाई। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिरोज खां जो था, ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं और अनाथ मुस्लिम लड़कियों के लिए ना एक अपना विभाग खोला और उस विभाग का नाम रखा दीवान ए खैरात। यानी कि दीवान ए खैरात एक इसका ऐसा विभाग था जिसमें कि अनाथ महिलाओं और अनाथ ना लड़कियों को, जो खास करके मुस्लिम हो, उनको इससे सहायता दिया जाता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में ना सबसे अधिक दास थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे और कितने थे, तो 1,80,000 गुलाम थे इसके। यानी कि फिरोज तुगलक के 1,80,000 गुलाम थे। समझिए ये अपने आप में बहुत बड़ा हो गया ना, 1,80,000 गुलाम होता है। और इन गुलामों को संभालने के लिए, मतलब कि इन जितने भी इसके गुलाम थे, इन सभी गुलामों को संभालने के लिए, इन सभी गुलामों को देख रेख करने के लिए इसने एक अपना विभाग खोला था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। और यह जो विभाग था यह था, मतलब कि यह दीवान ए बंदगान इसका जो विभाग था यह वंशानुगत था। मतलब कि इसमें सभी, यानी कि जैसे मान लीजिए इस विभाग के मालिक जो है, अगर वह मर गया तो फिर उसी के खानदान का कोई ना कोई आएगा। मतलब कि दूसरा जाति या फिर दूसरे घर के लोग इस विभाग को नहीं संभाल सकते हैं। इसने इस तरह का इसमें नियम लगाया था। यानी कि दीवान ए बंदगान इसका जो विभाग था, यह सैनिकों के लिए विभाग था इसका। और फिरोज तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और उस किताब का नाम है, यानी कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा वाली किताब का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही इसकी एक ऐसी किताब है जिसमें कि फिरोज तुगलक की पूरी आत्मकथा लिखी गई है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सिंचाई पर इसने कर लगाया गया था और उसका नाम था हक ए सर्व। तो क्वेश्चन पूछता है कि हक ए सर्व किसने लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने। और सिंचाई पर टैक्स लगाने वाला कहिए या फिर सिंचाई पर हक ए सर्व लगाने वाला यह प्रथम ना शासक बना। यानी कि प्रथम शासक बना जिसने सिंचाई पर हक ए सर्व लगाया था फिरोज तुगलक ने। और इसकी मृत्यु अंततः 1388 ईस्वी में हो गई थी। इसकी यानी कि फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। और तुगलक वंश का अंतिम जो राजा है, तुगलक वंश का अंतिम राजा कहलाया नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम राजा है। हम आप लोगों को एक बात, यानी कि पिछली वीडियो में जो हमारा पिछला वाला वीडियो है उसमें आप लोगों को हम बताए हैं कि मंगोलों का आक्रमण, यानी कि भारत में मंगोलों का आक्रमण। ध्यान दीजिएगा कि उस वीडियो में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है कि उस वीडियो में हम ये बताना चाहते थे कि भारत में सबसे अधिक बार मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार। यहाँ पे आप लोग उसको ना थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तब। तो मंगोलों ने आक्रमण किया किसके शासनकाल में, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश का अंतिम राजा रहा है। इसके शासनकाल में भी मंगोलों ने आक्रमण किया था और इसके बाद भी मंगोलों ने आक्रमण जो अपना जारी रखा। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक बार किसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये जो तुगलक वंश का अंतिम राजा रहा है, इस पर भी मंगोलों ने 1398 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। और एक मंगोल शासक था तैमूर लंग, जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर आक्रमण किया और यहाँ से तुगलक वंश की सत्ता ही समाप्त कर दी दिल्ली सल्तनत से, और यह दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए कायम रहा। यहाँ से शुरू होती है अगला वंश, यानी कि सैयद वंश, जिसको कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को आगे अब क्या करना है ना। एंड आप लोग लीजिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।